सुचरिता कुकरेती, क्या नफरत का एक पूरा रोड प्लान हुआ तैयार और उसमें हाथ आया ट्विटर? ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दंगा फैलाने की और आग लगाने की पूरी साजिश तैयार कर ली गई थी और उसका रोड मैप वाया सोशल मीडिया था। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस पूरे मामले में जो गाजियाबाद में घटा, इसमें कई सवाल अब उठ रहे हैं। बीजेपी ने सीधे सीधे कहा है कि चुनावों में, उत्तर प्रदेश में चुनावों से पहले हिंसा भड़काने और दंगा फैलाने का प्लान था। वहीं दूसरी तरफ सरकार पर सवाल उठाने वालों की भी कमी नहीं है और इसीलिए आज महाभारत में सीधे सवाल पूछ रही हूं कि क्या गाजियाबाद कांड के जरिए एक बड़ी साजिश फैलाने का पूरा रोड मैप तैयार हुआ था? इसी पर आज की महाभारत, पहले ये रिपोर्ट। यूपी में दंगा फैलाने का डिजिटल प्लान, जमीन पर साजिश, ऑनलाइन अंजाम। डिजिटल दंगाइयों की टोली, सियासी हमजोली। और कभी गए सिया राम के नारे लगाओ, जय सिया राम, जय सिया राम, और मैं अल्लाह अल्लाह के बाद तो माल लगावे और मैं इतनी माल लगाई कि मैं हाथ पैर मार दिया। जय श्री राम बुलवाया, जय श्री राम बोलने को मजबूर किया, जबरन जय श्री राम बुलवाया, जय श्री राम बुलवाने के लिए पिटाई। ये वो ऑनलाइन अफवाहबाजों की टोली थी जो गाजियाबाद कांड की चिंगारी के लिए पेट्रोल लेकर बैठे थे। स्थानीय समाजवादी पार्टी नेता ने मुस्लिम बुजुर्ग को साथ लेकर वीडियो बनवाया और ऑनलाइन गिरोह ने इसकी मनमाफिक व्याख्या कर आगे बढ़ाया। योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने समाजवादी पार्टी पर मुजफ्फरनगर जैसे दंगे भड़काने की साजिश का आरोप लगाया। इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं और अगर समाजवादी पार्टी का ये नेता इसने फेसबुक लाइव किया था तो ये धार्मिक उन्माद फैलाने के पीछे क्या मकसद है? कहीं कोई दूसरा मुजफ्फरनगर कांड कराने की साजिश तो नहीं है, क्योंकि चंद दिनों के बाद चुनाव है। समाजवादी पार्टी नेता इद्रिस पहलवान का कहना है कि पुलिस में सुनवाई नहीं हो रही थी, इसीलिए बुजुर्ग की मदद की। हालांकि बुजुर्ग इस बात को झुठला रहे हैं। जब मुकदमा नहीं लिखा गया और 7 तारीख को ये फिर मेरे घर 3:30 बजे आते हैं, क्यों मैं पहलवान जी हमारा मुकदमा पुलिस ने नहीं लिखा, तब मैं 4 बजे लाइव आया और जब मैं 4 बजे लाइव आया तो 7 बजे पुलिस हरकत में आई और चचा का मुकदमा पंजीकृत किया। पुलिस वालों ने मेरी इतनी मदद करी है, इतनी कार्रवाई करी है, उन्होंने एक मुलजिम को भेज दिया है और एक मुलजिम को 2 मुलजिम को भेज रहे हैं और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। पुलिस वालों ने मेरी बहुत मदद करी है। आरोपी सद्दाम भी कबूल चुका है कि उसकी पहचान बुजुर्ग से थी और हिंदू मुसलमान का मामला था ही नहीं। अनस, आदिल, मुसाइद, आवेश और क्या नाम आरिफ। अच्छा, इतने लोग? जी सर। सूफी जी भी थे? तो सर ये सूफी जुबान पलट गए सर। अच्छा, सूफी जुबान पलट गए? जी सर। इसी बात पे झगड़ा हुआ? जी हाँ, इसी बात पे सर इनका झगड़ा हो गया आपस में। तुम वहाँ मौके पे मौजूद थे? जी। ये साफ होने के बाद भी कि विवाद आपसी था, इसमें कोई धार्मिक एंगल नहीं था। एजेंडाबाज आदतों से बाज नहीं आए। पुलिसिया कार्रवाई के बाद मौका हाथ से जाता दिखा तो नए तरीके से क्या सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। जिन लोगों पर केसेस बुक हुए हैं, जिसमें राना अयूब भी शामिल है, सबा नकवी भी हैं और 3 लोग हैं, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि भारत के 3 बड़े अंग्रेज़ी इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ने भी वही रिपोर्ट को छापा, तो भाई ये सिर्फ मुसलमान पर केस बुक करेंगे आप? सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए, सरकार अपनी कमजोरी छुपाने के लिए हर घटना का राजनीतिक रूप रंग देना चाहती है। यह हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए चिंता की बात हो गई है। कांग्रेस की ऑनलाइन टोली ने इस मामले को भड़काने की खूब कोशिश की। कई नेताओं ने भ्रामक ट्वीट किए। खुद राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में राम नाम जोड़ा और हिंदू शब्द का प्रयोग करते हुए बड़ी सफाई से एजेंडा परोस दिया। मामला पलटा तो राहुल ने सफाई क्यों नहीं दी? अब लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने राहुल गांधी समेत दूसरे लोगों पर रासुका लगाने की तहरीर दी है। राहुल गांधी जी ने केवल हिंदू समाज को, राम भक्तों को जो दोषी ठहराया है और जिससे कि मुसलमानों को लगे कि हमारे साथ जाति हो रही है और ये दंगा भड़क जाए, तो ये इनकी साजिश है। इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, इसलिए मैंने राहुल गांधी जी और ओवैसी और ऐश्वर्या भास्कर और यहाँ जो लोकल में जो नेता थे, उम्मीद वगैरह, इन सब के खिलाफ FIR कराई है। रासुका के तहत FIR की मांग की है। ऐसी घटनाओं में सोशल मीडिया की भूमिका सवालों में है, जो कि हिंसा भड़काने का ऑनलाइन अड्डा बनता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर गंभीर आरोप लगाए। जो लोग इसको ट्वीट करते हैं
उनको ये समझना चाहिए ना कि ये बिल्कुल सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाला ट्वीट है। इससे देश में तनाव हो सकता है, देश में दंगा हो सकता है। तो क्या सिस्टम को, चाहे वो ट्विटर हो या इसको ट्वीट करने वाले हों या इसको बढ़ाने वाले हों, उनको देखने की जरूरत नहीं है क्या? देश में पिछले कुछ सालों में हुई दंगे और हिंसा की घटनाओं में सबसे बड़ा हाथ सोशल साइट्स का रहा है। वीडियो, फोटो से लेकर भड़काऊ कंटेंट सामने आया। हर बड़ी हिंसा में किसी न किसी रूप से सोशल मीडिया की भूमिका सामने आई। ऐसे में सवाल उठता है कि षड्यंत्रकारी गिरोह का ऑनलाइन ठिकाना कैसे बंद होगा? ऑनलाइन अड्डे पर साजिश बुनने वालों को कानूनी कटघरे में कब लाया जाएगा? बड़ा सवाल ये कि क्या ऑनलाइन दंगाइयों पर एक्शन होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कर रहा हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ लोनी गाजियाबाद से बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी जुड़ रहे हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले में रासुका लगाने की मांग की है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं तस्लीम अहमद रहमानी, एसडीपीआई के नेता हैं, एमसीपीआई के अध्यक्ष हैं, और साथ ही अजय वर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। मैं शुरुआत करूं उससे पहले आज महाभारत में कौन से सवाल गूंजेंगे? यूपी को दंगों की आग में झोंकने की साजिश थी ये क्या, जो गाजियाबाद में हुआ? सवाल आज पूछ रही हूं कि सोशल मीडिया क्या अफवाह तंत्र का बड़ा हथियार बन चुका है? इसी के जरिए सारा दंगा, सारी प्लानिंग हो रही है। सवाल पूछ रही हूं कि अफवाहबाजों को बिना कार्रवाई छोड़ने से उनके हौसले बुलंद नहीं होंगे। और सवाल आज महाभारत में कि सोशल प्लेटफॉर्म पर कड़े एक्शन का समय अब नहीं तो कब? मैं महाभारत में चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो आपको बता दूं। गाजियाबाद कांड में इद्रिस पहलवान, यानी कि वो शख्स जिसने बुजुर्ग अब्दुल का फेसबुक लाइव कराया, उन्होंने रिपब्लिक भारत से बात की और कहा है कि वो सरेंडर करने को तैयार है। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। वो फेसबुक लाइव जिससे ये पूरी खबर फैली, वो वीडियो जिसे सबने शेयर किया सोशल मीडिया के जरिए, किस तरह उस वीडियो के जरिए आग फैली। और अब वो इद्रिस पहलवान, जो कि समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता खुद को बताते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता क्या कहते हैं ये मैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा से पूछूंगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं सरेंडर करने को तैयार हूं। पहले आपको सुनवा देती हूं क्या कह रहे हैं। एसएसपी साहब मेरी बात सुने, मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ, कोने में आ जाने को तैयार हूँ, हर कीमत पे करूंगा। मौत की जुबान है, मैं गलत आदमी नहीं हूँ, मैं जाऊंगा, कीमत पे जाऊंगा। मैं बात करना चाहता हूँ प्रशासन से, मेरी गलती है तो मुझे जेल भेजा जाए। एसएसपी साहब मेरी बात सुने, मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ, कोने में आ जाने को तैयार हूँ, हर कीमत पे करूंगा। मौत की जुबान है, मैं गलत आदमी नहीं हूँ, मैं जाऊंगा, कीमत पे जाऊंगा। मैं बात करना चाहता हूँ प्रशासन से, मेरी गलती है तो मुझे जेल भेजा जाए। आपने सुना इद्रिस पहलवान को, जो कि इस फेसबुक लाइव के जरिए सबसे पहले बुजुर्ग को सामने लाए और किस तरह की पूरी कहानी बनी। अब कह रहे हैं मैं सरेंडर करने को तैयार हूं। डॉक्टर पात्रा, मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। जो व्यक्ति वीडियो के जरिए ये कह रहे थे कि इनके साथ बुरा हुआ, इन्हें कैसे धार्मिक नारा लगाने के लिए कहा गया, और फिर ये तक कह दिया कि कैसे ये पूरा मामला धर्म से जुड़ा हुआ है, इस पर कार्रवाई हो, वो अब सरेंडर करने की बात कर रहे हैं। देखिए सुचरिता जी, इससे पहले भी वो मेरे साथ एक चैनल में थे जिनका नाम इद्रिस पहलवान है, और अभी आपने दिखाया, वहां उन्होंने बिल्कुल ये स्पष्ट रूप से कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि जो मारने वाले लोग थे उसमें मुसलमान भी शामिल थे। उसने यह भी कहा मुझे ये मालूम नहीं था कि ये ताबीज का विषय था, और देखिए मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूं। और आपके चैनल को भी उन्होंने कहा है कि मैं सरेंडर करने को तैयार हूं। तो किसने रोका है? अगर मालूम नहीं था, मालूम नहीं होते हुए भी आपने यहां दंगा भड़काने के लिए गलत अफवाह भरा ट्वीट किया है, कहीं ना कहीं यहां हिंदू मुसलमान करके कम्युनलाइज करने की कोशिश की है, तो स्वतः जाके सरेंडर करना चाहिए। एफआईआर है आपके खिलाफ, पुलिस आपको ढूंढ रही है, तो स्वाभाविक है किसने रोका नहीं है। मगर एक बात सुचरिता जी आज स्पष्ट हो गया है, चुनावों से ठीक पहले जिस प्रकार से ये टूलकिट गैंग, ये भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग, ये उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान करके मुजफ्फरनगर जैसे दंगे पुनः करवाना चाहती थी, आज वो पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया है। और तो और पुलिस के जो बयान आज आए हैं, और जो सद्दाम और इंतजार, ये दो जो गिरफ्तारी हुई है, सद्दाम
जिसने मारा था, जिसने पिटाई की थी, उसने खुद आज ऑन रिकॉर्ड वीडियो मौजूद है, सद्दाम खुद कह रहा है कि हां मैंने पिटाई की थी और ये जो है पूरा का पूरा मामला ताबीज का मामला है। और इंतजार खुद इस्लाम को मानता है, सद्दाम खुद इस्लाम को मानता है, इद्रिस पहलवान भी इस्लाम को मानते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आदिल इत्यादि जो सब गिरफ्तार हुए हैं, जिन लोगों ने पिटाई में जिनका हाथ था, यहां हिंदू मुस्लिम एंगल आता कहां से है? देखिए सुचरिता जी, ये इन लोगों की आदत बन चुकी थी और आज जाके कहीं ना कहीं ये जो सख्त कदम योगी जी की सरकार ने उठाया है, इससे कहीं ना कहीं इनकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात हुआ है। और आज ये महसूस करे, एक तो वो फैक्ट क्या फॉल्ट न्यूज है, ऑल्ट न्यूज क्या नाम है उनका पता नहीं, वो जो फैक्ट चेकर बन के बैठे हुए थे। बताइए ये राक्षस कैसे साधु वेश में बैठा हुआ था और एफआईआर होते ही राक्षस ने फटाफट वो डिलीट करके, बताइए साधु वेश पकड़ के ये अपहरण करता आया हुआ था कि मैं फैक्ट चेक करता हूं। अरे बताइए, सबसे बड़ा धोखेबाज दगाबाज वो फैक्ट चेकर बना हुआ था। ठीक उसी प्रकार ये क्या नाम है, वो जो फिल्म एक्ट्रेस है, छोटा मोटा रोल जो करती है, मैं नाम भूल गया हूं, वो भी बार बार ट्वीट कर रही थी। आप बताइए, कमाल की बात है, ये सारे लोग अब ट्वीट डिलीट करके भागने में लगे हुए हैं। बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और देखिए जी हाँ डॉक्टर पात्रा, एक ट्वीट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो ट्विटर से डिलीट कर दिया गया और उसके बाद सफाई के नाम पर भी कुछ नहीं आया। इसीलिए मैं तस्लीम रहमानी साहब आपसे पूछ रही हूं, मुशाहिद, आदिल, आरिफ, इंतजार, ये तो जय श्री राम का नारा नहीं लगवाएंगे अब्दुल साहब से। ऐसे में ये नारा सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए जहर फैलवाने के लिए लगवाया गया। तस्लीम रहमानी साहब, देखिए मेरी ये तो अभी तक ये समझ में नहीं आया कि यहाँ हम लोग विक्टिम को इंसाफ दिलवाना चाहते हैं या विक्टिम को एक्यूज बनाना चाहते हैं। जिस अंदाज से पूरी डिबेट पूरे देश में चल रही है, विक्टिम को ही एक्यूज बनाने की कोशिश की जा रही है। जो धाराएं लगाई हैं पुलिस ने, एक एप्लीकेशन जो दी है उसने 5 तारीख को दी है, एक एप्लीकेशन 6 तारीख को दी है, उसके बाद 7 तारीख को एफआईआर होती है और जो धाराएं है वो सब बेलेबल वारंट है। 342 है, 323 है, 504, 546 है। क्यों 363 नहीं लगाई? एब्डक्शन की उसमें धारा क्यों नहीं लगाई? जो थाने से बेल हो जाने वाली धाराएं लगाई हैं। मैं छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए, आप कह रहे हैं कि वो सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं, मत बनाइए सांप्रदायिक। दाढ़ी काटना क्या एक अपराध नहीं है? क्या एक आदमी को तस्लीम साहब बिल्कुल अपराध है। उठा के एक बंद कमरे में ले जाना, मुझे माफ कीजिएगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपराध है और गलत हुआ, लेकिन उससे बड़ा गलत ये है कि उसे सांप्रदायिक रंग देकर आप पूरे देश में आग लगवाना चाह रहे थे क्या? उससे बड़ा तो आप लोग ये चाहते हैं, बीजेपी ये चाहती है कि अपोजिशन की आवाज कहीं से निकले ही नहीं। इससे पहले भी कोर्ट ने डांटा है यूपी की सरकार को, जब उन्होंने कहा था कि कोविड को लेके कोई रिपोर्ट करेगा तो हम रासुका लगा देंगे, कहीं से तब सुप्रीम कोर्ट ने डांटा है उनको। आज आप ट्विटर से लड़ना चाह रहे हैं। आप ट्विटर, इस बहाने आप ट्विटर से लड़ना चाहते हैं, आप ट्विटर से लड़िए। लेकिन अगर कोई फेसबुक लाइव करेगा, जो इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, मैं तो तकरीबन दूसरे दिन फेसबुक लाइव करता हूं। तस्लीम रहमानी साहब, सवाल यही है कि क्या कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, क्या किसी तरह की जवाबदेही नहीं होगी? आप चिंगारी लगाने का काम, आप आग लगाने का काम करते रहे और कोई पलटकर आपसे सवाल ना पूछे, कोई कार्रवाई का डर आपको ना रहे, ऐसा होना चाहिए क्या देश में? नहीं, सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा ना। नहीं, ऐसा यही तो मैं कह रहा हूं कि आपसे, आप किसी को सवाल पूछने का राइट क्यों नहीं देना चाहती? सरकार राइट क्यों नहीं देना चाहती सवाल पूछने का? जब हम सवाल पूछते हैं या अपोजिशन सवाल पूछता है, आप उठा के जेल में डाल देते हैं। आप कहते हैं इन पर रासुका लगाइए इसलिए कि इन्होंने सवाल पूछ लिया। और आज तक आप देखिए 7 साल हो गए, प्राइम मिनिस्टर ने किसी आम आदमी के सवाल का जवाब नहीं दिया, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया। तो जो सरकार जवाबों से बचती है, जो सरकार सवालों से डरती है, उसको विपक्ष की आवाज दबाने के लिए काम कर रहे हैं आप। सोशल मीडिया से डर लगेगा। आप इस दंगे की साजिश को एक्सपोज करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, विपक्ष की आवाज दबाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी देखिएगा, मैं बोलूंगा तो मेरे बीच में अभी कैसे रहमानी साहब बोलेंगे, और किसने रोका रहमानी साहब को बोलने से? रोज आके तो मोदी जी को गाली देते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ भी बोलते हैं। हमने कभी इनको जेल में नहीं डाला, ना कभी आपत्ति की। नहीं, मैं गाली नहीं देता हूं, मैं गाली तो आपको भी नहीं देता, बातों का जवाब देता। मैं तो आप तक को गाली नहीं देता, मैं किसी को गाली नहीं देता, लेकिन शांति से बैठा। मैंने कहा था ना बीच में बोलेंगे, मुझे ही नहीं बोलने देंगे, करूंगा, आप मुझे रोक नहीं पाएंगे।
ठीक है, ठीक है, अब डॉक्टर पात्रा को बोलिए। सुचरिता जी, अगर ये आवाज दबाना है तो बोलिए, बताइए आवाज खोलना कैसे होता है? थोड़ा अब यहाँ तो आप उनकी आवाज दबा रहे हैं तस्लीम साहब, अगर आप नाम लेके बोलेंगे किसी का, मैंने आपका नाम लेके इस पर आरोप आप पर लग जाए कि आपने आवाज दबा दी। पर सुन लेते हैं भाई साहब, आपका नाम भी ले सकते हैं, कुछ नहीं बोला था। अगर ये नाम भी ले लिया भाई साहब, जवाब दूंगा। मतलब धमका, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आप इनकी धमकी सुनिए कि हमारा नाम भी नहीं ले सकते हैं आप, और फिर बोलते हैं कि इनकी आवाज दबा रहे हैं। चलिए कमाल, आप नाम लेंगे, आप पार्लियामेंट्री प्रोसीजर पढ़िए, आप पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को पढ़िए, तस्लीम साहब अब जवाब तो सुन लीजिए। अब तो आप भी वही कर रहे हैं जो आप ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं किसी को। आप ठीक है, अब डॉक्टर पात्रा को सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं वो आप ही की बात का। पूरा धमका लीजिए फिर मैं बोलता हूँ। जी बोलिए डॉक्टर पात्रा। नहीं, मैं धमका नहीं रहा, मैं आपको पार्लियामेंट्री प्रोसीजर बता रहा हूँ। यही प्रॉब्लम है आप लोगों के, इनसिक्योरिटी में आ गए। कमाल है सुचरिता जी, ये आवाज ये दबे हुए आवाज का कमाल सुनिए जरा। इनकी आवाज को आप सच में जरा दबाइए, नहीं तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। हमारी नहीं दबी है सुचरिता जी, मैं एक एक करके जवाब दे दूं प्लीज? जवाब बोलेंगे। चलिए भाई साहब, कमाल ही है, कमाल ही है। मतलब ये तो सुचरिता जी, इनका पहला विषय था, एलिगेशन था कि विक्टिम को एक्यूज्ड बना रहे हैं। मैं आपके चैनल पे कह दूं, जिस भी बुजुर्ग के साथ, वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, जिस बुजुर्ग के साथ इस प्रकार पिटाई होती है वो कोई भी धर्म के लोग करते हो, उचित नहीं हो। एक क्राइम का मामला है, तफ्तीश हो रही है और बिल्कुल सजा होनी चाहिए। चाहे वो आदिल हो, चाहे वो आरिफ हो, चाहे वो इदरीस हो, चाहे वो इंतजार हो, चाहे वो सद्दाम हो, जिन लोगों ने भी इस प्रकार पिटाई की है उनको भारी भरकम सजा होनी चाहिए। किसी बुजुर्ग के साथ इस प्रकार का बर्ताव किसी भी कारण, चाहे वो ताबीज का विषय हो या नहीं हो, इस प्रकार से पिटाई नहीं होनी चाहिए। नंबर एक, ये क्राइम का विषय है, ये कम्युनल विषय नहीं था। क्राइम के लिए आप सवाल करते, बिल्कुल आप जायज हैं, मगर आपने कहा कि जय श्री राम बुलवाने के लिए मारा गया, राम भक्तों ने ऐसा किया, ये आप लोगों ने गलती की और इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा और बार बार ये गलती कर रहे हैं। इस देश में आज आलम यह है कि चंद दिनों पहले तिहाड़ जेल के अंदर बगदादी का आतंकवादी, आईएस का आतंकवादी ये कहता है कि मुझे जय श्री राम बोलने के लिए पुलिस वालों ने मेरे साथ अत्याचार किया। मगर आप अगर आईएस के आतंकवादी से भी पूछताछ करते हो तो वो भी नागवार है। वो भी जान चुका है कि इस देश में, हिंदुस्तान में किस प्रकार से धार्मिक इमोशनल कार्ड प्ले करना है और विक्टिम बनना है। आतंकवादी को भी मालूम पड़ गया है। और इन्होंने दूसरा विषय जो यह रखा है, उन्होंने रखा कि देखिए ट्विटर के साथ आप लड़ रहे हैं, आप यहां पर आवाज बंद कर रहे हैं। काहे का आवाज बंद कर रहे हैं? ट्विटर अगर हिंदुस्तान में आकर हिंदुस्तान के कानूनों को नहीं मानेगा, आप देखिए, आप तो शरिया कानून, आप हमेशा शरिया कानून की वकालत करते हैं, आप हिंदुस्तान के कानून की वकालत ही नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात है, आप हिंदुस्तान के संविधान की वकालत ही नहीं करते हैं। अगर आप हिंदुस्तान के संविधान और हिंदुस्तान की कानून की वकालत करते तो कभी भी ये नहीं करते कि ट्विटर को कानून नहीं मानना चाहिए। ट्विटर क्यों नहीं मानेगा? ट्विटर क्यों नहीं मानेगा? ट्विटर हमारे कानून क्यों नहीं मानेगा? क्यों नहीं मानेगा? आपने तो नहीं, आप तो सरिया के साथ, मैं जानता हूं आप सरिया के तस्लीम रहमानी साहब, तस्लीम रहमानी साहब, बतौर एक हिंदुस्तानी ये तो आप भी महसूस करेंगे कि किसी और देश की कोई कंपनी यहाँ पर हिंदुस्तान के कानूनों का मखौल उड़ाए, उसे एक प्लेटफॉर्म दे दे लोगों को कि वो यहाँ देश में आग लगाए और हम उसे करने दें। तस्लीम साहब, मैं आ रही हूँ उसके बाद अजय जी आपके पास। मैंने कहा कि सरकार को ट्विटर से लड़ा है तो सरकार को ट्विटर से लड़ा है, सरकार ट्विटर से खूब लड़े, लेकिन एक विक्टिम को एक्यूज बनाने के लिए ट्विटर के नाम का इस्तेमाल न करे। नहीं तस्लीम साहब, ये पूरी कहानी बढ़ी कैसे आगे? आप करना चाहते हैं तस्लीम साहब, ये कहानी आगे बढ़ी कैसे? आज जो नंद किशोर गुर्जर जी हमारे साथ हैं, सुनिए सर, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। नंद किशोर गुर्जर जी हमारे साथ हैं, इन्होंने क्यों कहा कि रासुका लगे उन लोगों पर जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए जहर फैलाया? क्योंकि वहीं से तो ये बात सर पूरे देश में फैली है, वहीं उसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर जगह जगह गई। डॉक्टर पात्रा यहाँ बैठे हैं, उनका ट्वीट मैनिपुलेटेड हो जाए, लेकिन ये वीडियो चलता रहे, ये वीडियो चलता रहेगा, इस पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे। तस्लीम रहमानी उल्टा हमसे सवाल पूछेंगे। ताजा वीडियो में कहा है, अभी ताजा वीडियो में कहा है समद ने कि मुझसे जय श्री राम के नारे लगवाने पे जोर दिया गया और कहा गया कि जितनी बार अल्लाह बोलोगे उतना ज्यादा मारेंगे। मेरे पास रिटिन में हैंड रिटिन उनकी कंप्लेंट मौजूद है जिसमें उन्होंने ये बात कही है। क्या बात करते हैं आप लोग?
और इसके बाद पुलिस ने वो एफआईआर रिकॉर्ड नहीं की जो उन्होंने लिख के दिए 6 तारीख को। पुलिस ने 5 तारीख वाली रिकॉर्ड की है। ठीक है, अब आपका सवाल मैं डॉक्टर पात्रा से पूछती हूँ। संबित जी वो कह रहे हैं कि ये व्यक्ति अब्दुल साहब अगर खुद कह रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो हम उनकी बात क्यों ना माने? देखिए सुचरिता जी, ये अब्दुल साहब जो हैं इन्होंने अभी तक न जाने कितने बयान बदल दिए। एक तो बयान आपने भी सुनवाया कि मैं पुलिस पे पूरा विश्वास करता हूं और पुलिस ने मेरी बहुत मदद की है। बिल्कुल। और ये आप सद्दाम की भी बयान को चला रहे थे, जहां सद्दाम खुद कह रहा है कि हाँ मैंने पिटाई की है। इंतजार का भी देख लीजिए। देखिए ये लोग, याकूब मेमन को फांसी हो गया, ये रहमानी जी तो सुप्रीम कोर्ट को गाली दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने गलती की, हाई कोर्ट ने गलती की, लोअर कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट पे ही विश्वास नहीं कर रहा है, जो याकूब मेमन जैसे ड्रेडेड कुख्यात आतंकवादी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पुलिस के खिलाफ बोल सकती है, वो ये पुलिस के गाजियाबाद को पुलिस को कौन से खेत की मूली सोचती होगी? ये आप देखिए सुचरिता जी, आप इनके एक्शन प्लान को समझिए। ये सारे लोग ये हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं मानते। इनको लगता है कि इनके पास परमानेंट विक्टिम कार्ड, परमानेंट। अभी देखिए इनके बंडी के अंदर आप देखिएगा, जेब में, बाएं तरफ के जेब में भी हाथ डाल के निकालिए, विक्टिम कार्ड निकलेगा। ये परमानेंट अपने बंडी के बाएं तरफ जेब में विक्टिम कार्ड लेके चलते हैं, जहां मर्जी हुआ वहीं निकाल के देखो। मैं तो विक्टिम हूं, मैं तो विक्टिम। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप बाएं तरफ बंडी से आप निकालिए। मैं बता रहा हूं, आप अपने हाथ डालिए, बाएं तरफ बंडी के जेब में हाथ डालिए और निकालिए, विक्टिम कार्ड रखा हुआ है अंदर, विक्टिम कार्ड रखा हुआ है, निकाल लीजिए उस विक्टिम कार्ड को, दिखाइए जरा रिपब्लिक चैनल। दिमाग में भरा है विक्टिम कार्ड, आपके तो दिमाग में भरा है। हमारे दिमाग में तो देश के लिए प्यार भरा है। विक्टिम कार्ड तो आपके नहीं, विक्टिम कार्ड तो आपके जैकेट के बाएं तरफ के जेब में रखा हुआ है। जरा प्लीज निकालिए उस विक्टिम कार्ड को, दिखाइए जरा। आज दिल और दिमाग हम भी देखना चाहते हैं विक्टिम कार्ड कैसा होता है। और खौफ है हार का। काहे हमारे दिल और दिमाग तक जा रहे हैं? हार का खौफ सुनिए, काहे हमारे दिल और दिमाग तक? तस्लीम रहमानी साहब, आपने एक बुनियादी बात कही कि जो व्यक्ति है उसकी बात ना सुनी जाए। चलिए मैं उस व्यक्ति की बात भी सुन लूं, जबकि बयान किस तरह से पलटे हैं वो भी बात हम दिखा रहे हैं। हम दिखा रहे हैं कि वही अब्दुल साहब किस तरह बात कर रहे थे कि पुलिस पर भरोसा है, आज कह रहे हैं पुलिस ने जिस तरह से काम किया, और ये बयान भी उनके इर्द गिर्द खड़े लोग दे रहे हैं, वो खुद नहीं बोल रहे हैं उस वीडियो में जिसमें बार बार सवाल उठाया जा रहा है। मैं एक बार अजय जी आपके पास आना चाह रही हूं। अजय जी मुझे ये बताइए, ये तो अब्दुल जी का बयान हुआ, लेकिन उन बयानों का क्या जिनसे चिंगारी लगी ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए? आपके नेता ने तो एक ट्वीट कर दिया, उसके बाद वापस तक नहीं आए बोलने के हाँ पुलिसिया कार्रवाई में सच दूसरा ही सामने आया। ट्विटर के जरिए आग उन्होंने भी लगाई थी ना। 2014 से इस देश में, जब सुचरिता जी मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था योग्य व्यक्तियों को, 2014 से इस देश में जब से सरकार का बदलाव और चलन चेंज हुआ, आपने देखा कि कितनी चीजें कब से, जो ये लोग सरकार क्या करती है, ये लोग महंगाई से नहीं लड़ते, ये लोग बेरोजगारी जो बढ़ रही है उससे नहीं लड़ेंगे, ये जो हमारी इकोनॉमी -7 पहुंच गई है उससे नहीं लड़ेंगे, ये लोग उससे लड़ेंगे जो इनके खिलाफ जाएगा, चाहे वो रिटायर्ड जज हो, रिटायर्ड ऑफिसर्स हो, कांग्रेस हो, अपोजिशन के नेता हो, बुद्धिजीवी हो, रिटायर्ड कर्मचारी हो, रिटायर्ड पत्रकार हो, ये लोग केवल उनसे लड़ने का काम करेंगे और उल्टी सीधी झूठी सच्ची पिली रखेंगे। आपने टूल किट वाले मामले देखा कि किस तरह से वो झूठ निकला था, किस तरह से, तब से ये ट्विटर के खिलाफ हो गए हैं। ट्विटर ही नहीं, अगर जो भी इनके खिलाफ बोलेगा, अगर आप इनके खिलाफ कहां पे हुआ, तो आपके खिलाफ हो जाएंगे। टूलकिट वाला मामला इन्होंने अपनी जांच बिठाई थी क्या? आपने अपनी जांच बिठा दी उसमें, उसको आपने अपनी जांच बिठाई उसमें? अजय जी ये जांच आपने कब बिठाई, कौन कौन थे उसमें, जरा बता दीजिए, हमें तो पता नहीं है। किया था कांग्रेस पार्टी ने। नहीं, वो जांच कब बैठी, उसमें कौन कौन था, जज कौन बना, ये तो बताइए। सरकार की हमें होनी चाहिए, ये माना जाता है, लेकिन इस देश में आप इन सब चीजों से लड़िए। कोविड में आप कोविड से नहीं लड़ रहे थे, हिंदुस्तान के उन ऑक्सीजन जो मांग रहे थे, जो मरीज थे, उनसे लड़ रहे थे। भाई मत करो जुर्म की दुनिया तामीर, मत करो जुर्म की दुनिया तामीर, जलजले। सुनिए मेरी बात अजय जी मेरी बात सुनिए, ये सिर्फ डॉक्टर पात्रा या फिर किसी और बीजेपी का मसला नहीं है। आपके देश में किसी और विदेशी कोई कंपनी आपको रूल करे, आपके कानून के हिसाब से न चले, इसमें तो दिक्कत अजय वर्मा को भी होनी चाहिए। या फिर आप उसे प्लेटफॉर्म बनाकर चल रहे हैं दंगा भड़काने के लिए, तो आपको नहीं दिक्कत होगी।
आप हमारी सुन लीजिए, जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने मौतों के आंकड़े आपकी सरकार ने छुपाए और बताया, और भास्कर टाइम्स ने गुजरात से बताया जहां का मॉडल चला था, आपको आपकी अगर कोई क्या हो रहा है और ये क्या विषय चल रहा है सुचरिता जी? हालात ये हैं इस देश में कि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र कायम रखिए, या हिंदुस्तान में अजय वर्मा जी मैंने आपसे सवाल पूछा, उसी टूल किट के जरिए किस तरह ट्विटर पर आपके नेता ने एक ट्वीट किया, इस पूरी घटना की सच्चाई जब अब सामने आ रही है तो एक और ट्वीट क्यों नहीं किया उन्होंने वो ट्वीट डिलीट तक नहीं किया, यानी कि वो अभी भी ये मान रहे हैं कि ये सांप्रदायिक सौहार्द किस तरह से खराब किया जा रहा है उन ट्वीट्स के जरिए, वो अभी भी मान रहे हैं वो बात। उन्होंने कहा कि जय श्री राम के नारे जबरदस्ती किस तरह से बुलवाए गए, वो अभी भी ट्वीट है उनका। सुचेरिता जी, हमारे नेता चाहे राहुल जी हो या हमारी पार्टी हो, उस देश में हम बांटने का काम नहीं करते, हम जोड़ने का काम मैं आपके लिए 70-80 सालों से करते आ रहे हैं। एक बार हम लोग ये काम नहीं। नंद किशोर गुर्जर जी भी हमारे साथ जुड़ गए जिन्होंने रासुका लगाने की बात कही है। मैं नंद किशोर जी आपके पास आऊं उससे पहले एक बार मैं दिखा देती हूं, क्योंकि आप लोग, तस्लीम रहमानी साहब बोल रहे हैं, अजय जी बोल रहे हैं कि ट्विटर का प्लेटफॉर्म बाकी देशों में, बाहर के देशों में किस तरह से, बाहर के देशों में जब इस तरह का कोई मामला आता है तो कितनी सख्त सजा का प्रावधान है, वो मैं आपको एक बार बताती हूं और उसके बाद मैं आऊंगी बहस पर। एक बार देखिए कि किस तरह से अलग अलग देशों में क्या प्रावधान है, अगर हम दिखाएं यहां पर, क्योंकि सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं, ऑनलाइन नफरत पर फ्रांस में नेटवर्क को ऑफ एयर करने का अधिकार है सरकार के पास, वहीं मलेशिया में बड़ी आर्थिक सजा या 6 साल तक जेल हो सकती है अगर आप इस तरह नफरत फैला रहे हैं। 16 लाख तक का जुर्माना रूस में व्यक्ति को देना पड़ सकता है अगर वो इस तरह जहर फैला रहा है सोशल मीडिया के जरिए। जर्मनी में व्यक्ति को 50 लाख यूरो, कंपनी को 5 करोड़ यूरो तक दंड दिया जा सकता है, 5 करोड़ यूरो है। और ऑस्ट्रेलिया में कंपनी पर टर्नओवर का 10% तक जुर्माना, कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव है उन्हें 3 साल तक की जेल हो सकती है। लेकिन यहां हिंदुस्तान में अगर सवाल पूछा जाए, अगर यह कहा जाए कि FIR दर्ज हो जाए, तो उस पर आप कह रहे हैं मुझे कि यहां पर सरकार दबाने की कोशिश कर रही है आवाज। सर, इन देशों में क्या हो रहा है, मुझे बताइए जरा अजय जी, इन देशों में क्या हो रहा है? यहां पर इतनी सख्ती और हिंदुस्तान में सबको फ्रीडम दे दी जाए, आजादी दे दी जाए कि वो आग लगाए सोशल मीडिया पर जाकर। हिंदुस्तान में आपने ये सारे आंकड़े इसलिए दिखा दिए क्योंकि सरकार इसकी तुलनात्मक अध्ययन, आप विदेश के, अगर जो भी विदेशी, कोई भी देश का नेता, अभिनेता, विदेश का कोई भी अखबार, कोई भी चैनल अगर सरकार की सच्ची बातों को भी बताएगा तो और खिलाफ है तो वो उसके खिलाफ बोलेंगे, और फेवर में तो उसकी पीठ तपाएगी। हमारे यहाँ डबल दुहरी नीति नहीं होनी चाहिए। आप मुझे ये बताइए, तो ये जो हो रहा था वो सही हो रहा था? आप बार बार कह रहे हैं कि हमारी आवाज दबाने की कोशिश होती है, हमारी आवाज दबाने की कोशिश होती है। ये जो आवाजें उठी थी, इन्होंने ट्वीट्स क्यों डिलीट किया अगर इनकी इतनी सच्ची आवाजें थी? ट्वीट्स क्यों डिलीट कर दिए इन्होंने? देखिए, जो लोग गलत काम करते हैं उनके खिलाफ। नहीं, कौन है वो गलत काम करने वाले? यही तो है जो ट्वीट्स डिलीट करके मुंह छिपाते फिर रहे हैं। पॉलिसी, ये ट्वीट्स क्यों डिलीट किए? क्योंकि ये पुलिस तय करे। ट्वीट्स क्यों डिलीट किए सर? मैं तो उन लोगों से पूछ रही हूँ जिन्होंने ट्वीट्स डिलीट कर दिए, क्यों कर दिए? इतनी सच्ची आवाजें थी तो ट्वीट्स क्यों डिलीट किए? हम तो यही आपको बताने जा रहे हैं कि कोविड के मामले में, पॉलिसी के मामले में, कितनों के मामले में सरकार के संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग अपने बयानों से बदल गए। मैं आपको 100 उदाहरण दे सकता हूं प्रधानमंत्री के। डॉक्टर पात्रा, एक बात बताइए, मैंने अभी दिखाया कि अलग अलग देशों में किस तरह के सख्त प्रावधान है। आप सोशल मीडिया को आग लगाने का प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते हैं। अब ऐसे में सवाल आपसे ये कर रहे हैं कि आप उनका मुंह बंद करना चाहते हैं। अब विपक्ष कोई आवाज ना उठाए इसलिए आप ये कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए सुचरिता जी, विपक्ष किस प्रकार आवाज उठा रही है, कितना मुंह खोले हुए है, और पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। नॉन स्टॉप ये बोले जा रहे हैं विपक्ष के लोग, और जितनी गालियां हो सकती हैं उन्होंने मोदी जी को दे दिया है। मैं इतना कहना चाहता हूं, आप याद करिए, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, ये वही लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, उनके साथ खड़े होने वाले ये लोग हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, ये तो शुरू से ही हो रहा है। किसी भी चुनाव से पहले इसी प्रकार के एक लिंचिंग को दिखाना, हिंदू मुस्लिम कर देना और पूरी तरह से मुस्लिम वोट की लड़ाई आरंभ कर देना। आज देखिए, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो,
इन तो तीनों का आपके लिए एक ही मशहूर लड़ाई है, वो आपने लड़ाई किया है है, कि हमेशा मुस्लिम किया है। वोट का सबसे बड़ा हिस्सा। अरे गुजरात में 2002 का राइट देखिए, करा इनका के तो मुंह आपने बंद कर गुजरात दिया था, में हमने आपने यही बोल रहे थे जीता कि था इनका तो इलेक्शन। मुंह हमने बंद कर आपने दिया था, फिर ये हर जगह मुंह खोलने मुजफ्फरनगर लगते में हैं। 2014 का इलेक्शन जीतने देखिए, आप के लिए तो पढ़े लिखे 2013 हैं का रहमानी करवाया। साहब, ये बीच में सब तो क्यों आप ही बोलते का हैं? है, सुन आप ही लीजिए के रहमानी हिस्से में साहब। रहा है। रहमानी अच्छा साहब रहमानी प्लीज सुन साहब, लीजिए। वो अपना पॉइंट रख ले, उसके बाद अपना पॉइंट रख लीजिएगा। दोनों तरफ की बात सुन बंद होने से ये हाल है, मुंह खुल जाएगा तो क्या होगा इनका? इलेक्शन से पहले आपने यही किया, 2013 में आपने यही किया। चलिए, 2002 के राइट के विषय में सुप्रीम कोर्ट तक गए, उसके बाद आपको मुंह की खानी पड़ी। अब सुन लीजिए और अब आप सुचरिता जी, सोचिए जरा, ये बोल रहे थे कि इनको हम बोलने नहीं देते हैं और इनका मुंह बंद कर दिया है। अगर बंद मुंह का ये हाल है, ये खुले मुंह का क्या हाल होगा? आप जरा सोच रहे हैं क्या होगा? ये कच्चा चबाना शुरू कर देंगे हम लोगों को, उसके बाद कहा नहीं मेरा मुंह बंद मुंह से इतना ये बदमाशी कर रहे हैं। खुले मुंह से तो हमें चबा जाएंगे, ये कमाल की बात है, छोड़ेंगे ही नहीं हमें, मुंह से ही कच्चा चबा डालेंगे। अब सुन लीजिए, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरा मुंह बंद है। सुन तो लीजिए, मेरा मुंह खुला है, खुला रहेगा। तो फिर किस, आप मुस्लिम नहीं, आपने तो कहा मुसलमानों का मुंह बंद कर दिया, अपोजिशन का मुंह बंद कर दिया, सबका मुसलमान डरा हुआ है। आप तो हर दिन कहते हैं मुसलमान डरा हुआ है, अपोजिशन का मुंह बंद कर रहे हैं। मुसलमान डरा नहीं हुआ है ना? आप और क्या कर रही है? आपने जितने अच्छा, आज आप अपोजिशन नहीं है, ठीक है, दायर किए हैं। अच्छा, आप अपोजिशन नहीं है, आप अपोजिशन नहीं है। अरे भाई, आप तो एसडीपीआई और पीएफआई के आप अपोजिशन नहीं है ना? कल पुलिस ने आप अपोजिशन है या नहीं है? आप बताइए। जमानतें दी सबको, आप अपोजिशन है या नहीं है? कोर्ट ने कहा, देखिए ये जवाब नहीं देंगे क्योंकि ये खुद अपने शब्दों में फंस गए हैं। अब ये नॉन स्टॉप बोलते रहे, मैंने बताया बंद मुंह का तो ये हाल है। आप सुन लीजिए। अरे भाई साहब, ठीक है, अब तस्लीम रहमानी साहब, आप चाहते हैं आप भी अनइंटरप्टेड बोले तो डॉक्टर पात्रा को बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। नंद किशोर जी भी जुड़ गए, तो मुझे उनके पास भी जाना है। कल भी की और कल इलाहाबाद में, दिल्ली में, दोनों जगह हाई कोर्ट में। ठीक है, ठीक है, तस्लीम साहब, देखिए तस्लीम साहब, मेरा इंटरेस्ट इस बात में है कि सोशल मीडिया के जरिए इस तरह का जहर घोलने की कोशिश ना हो, उस पर अंकुश लगाने की कोशिश मैं चाहती हूँ आप भी करें, मैं भी करूं। 10 सेकंड में जी डॉक्टर पात्रा बोलिए। देखिए, मैं आपको आदरणीय नंद किशोर जी भी जुड़ गए हैं, वो आना चाहेंगे, मैं जल्द 10 सेकंड में समाप्त करता हूं। देखिए, इसके पीछे की राजनीति को समझिए। ये राजनीति मुसलमान वोट बैंक की राजनीति आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में चल रही है। कौन ज्यादा मुसलमानों का बन सकता है और कौन ज्यादा वोट मुसलमानों का ले सकता है। कोई राम मंदिर में जाके राम मंदिर को किस प्रकार से रोका जाए, राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन कैसे रुक जाए, उस प्रयास में कोई लगा हुआ है। तो कोई ये दिखाने में लगा हुआ है कि जय श्री राम बोल के मुसलमानों के ऊपर आक्रमण हो रहा है। ये केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है और हिंदुस्तान की जनता समझ गई है। मैं तो सिर्फ 5 सेकंड में इतना कहूंगा और अपील करूंगा उत्तर प्रदेश की जनता को कि भाई देखो, ये सारे लोग मुसलमानों की वोट के लिए लग गए हैं और हम, ये जो हिंदुस्तान की राजनीति है उसमें हिंदू बेचारा बटा हुआ है। हिंदू कहीं ब्राह्मण बना हुआ है, कहीं राजपूत बना हुआ है, कहीं गुजर बना हुआ है, आप हिंदू के वोट के लिए लगे हुए हैं। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, हिंदू आप बटना मत, आप बटना मत बिल्कुल भी, क्योंकि ये सारे लोग मिलकर किस प्रकार से हमारे ऊपर राज करें, किस प्रकार से राम मंदिर नहीं बने, किस प्रकार से यहाँ बोलबाला आ गए हो, जो टुकड़े टुकड़े गैंग आपकी बिल्ली थैले के बाहर आ गई, एकजुट होकर आपकी बिल्ली थैले के बाहर आ गई। ये कारण है, चाहते हैं, ये कारण है यहाँ पर दंगे करना चाहते हैं, दंगे नहीं, आवाज भी दबाना, दंगे नहीं होने देना। ये कारण है कि आप खुले आप हिंदुओं से कह रहे हैं, आप खुले आप एक कम्युनल अपील कर रहे हैं नेशनल मीडिया पे बैठ के, ऐसे लगता है 24 घंटे इनका आवाज कोई दबा रहा है। डॉक्टर पात्रा वो आप पर आरोप लगा रहे हैं, मैं उस पर बाद में आऊंगी। तस्लीम साहब आप जो बात कह रहे हैं मैं उस पर आऊं, उससे पहले नंद किशोर जी के पास एक बार जाऊंगी, वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। नंद किशोर जी पे बैठ के कैसे कम्युनल पोलराइजेशन कर रहे हैं? एक सेकंड नंद किशोर जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, आपने रासुका लगाने की बात कही, आपने जो तहरीर दी उसमें आपने राहुल गांधी का भी नाम दिया, उसमें आपने ओवैसी साहब का भी नाम दे दिया, आपने उसमें स्वरा भास्कर का भी नाम दिया। क्यों इन सब पर आंसू लगाने की बात कही आपने? देखिए, पूरा देश स्तब्ध है। जिस तरह से ट्वीट किया राहुल गांधी जी ने, ओवैसी कर दें या स्वरा जो भास्कर, जो ये सब लोग जो जिनका कोई महत्व नहीं है, ऐसे लोग करते हैं तो कोई बात नहीं है। राहुल गांधी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद हैं। उन्होंने सीधा राम भक्तों पे अर्थात हिंदुओं पे अटैक किया है, जबकि उसमें मुस्लिम भी हैं। जो लोग गिरफ्तार हुए उसमें मुस्लिम भी है। उसने ये नहीं कहा कहीं भी मोहम्मद साहब के अनुयायी हो,
ने ऐसा गलत किया है। केवल हिंदियों को इसलिए किया जिससे कि पूरे देश में मैसेज जाए कि हिंदू मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं और देश के अंदर दंगा भड़क जाए। मेरी विधानसभा संवेदनशील है। 5 तारीख में 6 तारीख को पुलिस ने तुरंत अरेस्ट कर लिया था घटना होते ही, और ये मामला समाप्त हो गया था। लेकिन जो वीडियो बना करके फिर उसको साजिश के तहत राहुल गांधी जी ने अपने घर में बैठ करके और ये पूरा षड्यंत्र किया है। मेरा ये सीधा आरोप नहीं है, मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। और ऐसे लोगों पर रासुका नहीं लगनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए, जो लोग इतने बड़े पदों पर बैठे हैं, जिनके ऊपर देश की जिम्मेवारी है, अगर वो इस तरह की हरकत करेंगे, कोई छोटे लेवल का व्यक्ति करता तो माना जाता, लेकिन जो हिंदू और मुसलमान के बीच में इस तरह का बंटवारा करने का काम कर रहा है, क्या उसको रासुका नहीं लगनी चाहिए? ओवैसी जैसे लोगों को जेल में नहीं होना चाहिए और इनकी पार्टियों की मान्यता भी रद्द होनी चाहिए। पूरे देश के अंदर आज देश विकास कर रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने जिस तरह से ट्विटर पे और तमाम जितनी भी ये सब सोशल मीडिया पे जो हरकतें होती हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया है, पूरे देश के अंदर एक मैसेज गया है, जिसके बाद कहीं भी कोई घटना नहीं हुई और पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार करके उनको जेल भेज करके ऐतिहासिक और सराहनीय काम किया कि केवल 8 घंटे में मुजरिमों को गिरफ्तार किया गया। जी, अब अजय जी, आपने सुना नंद किशोर जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी के कंधों पर सिर्फ पार्टी का भार नहीं है, वो तो ये समझते हैं ना कि देश का भी भार उनके कंधों पर है। मैं सही कह रही हूँ ना? वो ये समझते हैं ना कि देश का भी भार उनके कंधों पर है। तो फिर ऐसे व्यक्ति को देश में आग लगाने की इजाजत क्यों दी जाए? तेल 230 हो गया। ऐसे व्यक्ति को देश में आग लगाने की इजाजत दे दी जाए क्या सर? अजय जी, ये अपनी तरह से प्रचारित और परिभाषित करते हैं इस लोकतंत्र को। मैं यही बताने जा रहा हूँ सुचरिता जी। आप नहीं, मैं उनके ट्वीट पर बात कर रही हूँ सर। आप इधर उधर घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, मैं ट्वीट पर बात कर रही हूँ। ट्वीट पर आ जाते हैं। उन्होंने इस घटना की बिना वेरिफिकेशन, बिना जानकारी ट्वीट किया सर। ये हकीकत है, ये हकीकत है। देखिए, जैसे लोकतंत्र में अब फिर लोकतंत्र के इर्द गिर्द घुमा फिरा कर आप बातें बताएंगे। मैंने कहा ट्वीट किया सर, बिना जानकारी के किया। ये सत्य है कि नहीं? जी, मैं आपको यही तो बताने जा रहा हूँ कि लोकतंत्र में जब भी सरकारों के चुनाव आते हैं, इनके जब मुद्दे फेल हो जाते हैं, तो इनके पास एक टारगेट रहता है इस देश में किस तरह तो सर ट्वीट करने के लिए तो इन्होंने नहीं कहा आपके नेता को? ये बता ही नहीं पाएंगे, आपकी बात का जवाब नहीं देंगे सर। अगर सर ये एजेंडे के तहत राहुल गांधी कैसे आ गए? इस एजेंडे के तहत इनका एजेंडा है, मैंने मान लिया, चलिए इनका एजेंडा है। आप कैसे, आपके नेता कैसे आ गए इस एजेंडे के तहत? उन्होंने क्यों आग लगाई? उन्होंने क्यों चिंगारी लगाई? ये मुद्दों से भटकाने का सर, आप, मुझे तो लग रहा है आप भटका रहे हैं इस वक्त आप भटका रहे हैं सर, आप भटका रहे हैं इस वक्त। मैं ट्वीट पर बात कर रही हूँ, आप बार बार लोकतंत्र के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सुचरिता जी, पीड़ितों की मदद हो, चाहे वो कोविड से पीड़ित हो, चाहे महंगाई सर, फिर आप कोविड पर आ गए सर। लोकतंत्र पर, कोविड पर मैं किसी और दिन बहस करूंगी सर, बुलाऊंगी आपको प्लीज। अभी मैंने उस ट्वीट के बारे में पूछा, उस ट्वीट पर बोलिए। अब्दुल जी पे आ ही नहीं रहे। संबित जी, आपने, संबित जी, एजेंडा आप लोगों ने तय किया, लेकिन राहुल जी आपकी टीम में कब आ गए उस एजेंडा को आगे ले जाने? मुझे पता नहीं चला। यही तो है, तो वो हमारी टीम में ही, मगर डायरेक्टली कब आ गए वही मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब पीछे से वो कैंपेनिंग करते तो फायदा तो होता ही है, मगर ये डायरेक्टली हमारी टीम में कब शामिल हुए ये मैं तब से सोच रहा हूँ। अजय जी भोले वाले इंसान हैं, इन्होंने कहा कि देखो जी ये तो डाइवर्शनरी टैक्टिक्स है, ये कहीं ना कहीं जो है भटकाने के लिए ये सब ट्वीट हुआ है। कि राहुल गांधी ने क्यों ट्वीट किया, ये बाकी आपके समाजवादी पार्टी के नेताओं ने क्यों ट्वीट किया, ये स्वरा भास्कर क्या हमारी टीम की लीडर है? बिल्कुल नहीं है जी। आप लोग ट्वीट नहीं करते, आप महंगाई पे ट्वीट कर देते, कोविड पे ट्वीट कर देते, आप लोगों ने भड़काया है। और अजय जी सुन लीजिए, अजय जी सुन लीजिए, अजय जी मैं एक सवाल करके छोड़ देता हूं, उसके बाद आप जवाब दीजिए। सुचरिता जी, राहुल गांधी ने कल ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि ये जो जय श्री राम बोलने वाले हैं और ये जो भगवान राम के भक्त है वो इस प्रकार का अपराध ना करें। आप देखिए, कमलेश तिवारी का गर्दन काटा गया, ध्रुव त्यागी को मारा गया, और दुनिया भर में न जाने कितने आतंकवादी हैं जो अल्लाहू अकबर बोल के बम फोड़ देते हैं। कितनी बार इन लोगों ने ट्वीट किया है कि मैं इधर इल्तिजा करता हूं, मैं गुहार करता हूं कि जो अल्लाहू अकबर बोल के बम फोड़ते हैं या जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो इस प्रकार का गुनाह ना करें। मुझे बताइए, भारत में कितनी मर्तबा अल्लाहू अकबर बोल के ओवैसी ने कल ट्वीट कर दिया ये हिंदूवादी गुंडे हैं। नहीं, ओवैसी ने कल ट्वीट किया ये हिंदूवादी गुंडे हैं। कभी ये लिख सकते हैं कि इस्लाम को मानने वाले आतंकवादी हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हश्र वही होगा जो कमलेश तिवारी का हुआ था। ये सारा एक्सपेरिमेंट इनको भगवान राम और हिंदू धर्म के ऊपर ही करना है। और मुझे तो, चलो रहमानी जी कर रहे हैं, मुझे तो समझ में आ रहा है, मगर अजय जी आप क्यों कर रहे हैं? ये वर्षों से हिंदू इसी प्रकार डिवाइडेड रहा है, इसका नतीजा आज तक हिंदुस्तान भुगत रहा है।
समझ लो अजय जी, आप भी चंद पैसे के लिए, सत्ता के थोड़े से भोग के लिए आप भी हिंदुओं पे आक्रमण शुरू कर देते हैं, आप भी आक्रमण शुरू कर देते हैं। ये जो सिलेक्टिविज्म है ना, ये जो सिलेक्टिविज्म है कि हिंदू ऐसा मार रहा है, जय श्री राम बोल के मार रहा है, हिंदू राम भक्त को ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी आप अल्लाह अकबर बोल के बम फोड़ने वाले को तो नहीं बोलते हैं, कभी आप ये इस्लाम को मानने वाले आतंकवादी को तो नहीं बोलते हैं। ये सारा कुछ हिंदुओं के लिए रिजर्व्ड है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। अजय जी मैं सिर्फ ये पूछूंगी कि अभी नंद किशोर जी ने कहा उन पर रासुका लग जाए, आप मुझे बता दीजिए, उन्होंने कहा रासुका लग जाए राहुल गांधी पर, क्योंकि वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे थे जहर फैलाने के लिए। आपने उसका जवाब अभी तक नहीं दिया मुझे उस ट्वीट पर। वो ट्वीट का क्या डिलीट करेंगे? बड़ी विनम्रता से मैं आपको उसी का जवाब दे रहा हूँ, 30 सेकंड दीजिए। नंद किशोर जी आप पूछ लीजिए, ट्वीट डिलीट करेंगे, उसके बाद भी मामला चलता रहेगा। 30 सेकंड मुझे दीजिए, मैं मिस्टर पात्रा से एक मिनट नंद किशोर जी चाहते हैं इनकी जगह जेल में, इनकी जगह जेल में, इन लोगों को जेल में डालना चाहिए। देश में कानून से बड़ा कोई नहीं है। जिस तरह से लौनी के अंदर इन्होंने आग लगाने का काम किया वो इतना शर्मनाक है। पूरे लौनी के अंदर ये मामला समाप्त हो गया था, पुलिस ने बहुत एकदम कठोर कार्रवाई की थी, लेकिन इन लोगों ने वीडियो वायरल किया और राहुल जी ने उसमें आग में घी डालने का काम किया। राहुल जी ने ट्वीट करके केवल हिंदुओं को दोषी ठहराया, जबकि हिंदू मुस्लिम का कोई इशू नहीं था। इसमें मुसलमान भी थे, मुसलमानों के लिए एक बार नहीं बोला, जिससे कि यह दंगा हो जाए। और फिर जाकर के समाजवादी पार्टी के लोगों ने बुलंदशहर में अब्दुल समद से बयान बदलवाया। हाँ। इसलिए अब्दुल समद को भी पूछताछ के लिए बुलाना चाहिए कि कौन कौन इसमें शामिल है। देश के अंदर इतनी बड़ी साजिश चल रही है और उनको अभी तक जो है बुला करके पूछताछ करने में, देखिए करने में इन लोगों को शर्म आ रही है। राहुल जी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक प्लेटफॉर्म, एक मंच हिंसा फैलाने के लिए दिया जा रहा है, अगर एक मंच ऐसा है जिसका इस्तेमाल हिंसा फैलाने के लिए हो रहा है, तो उसके खिलाफ हर आवाज क्यों ना उठे? सिर्फ एक तरफ से आवाज क्यों उठ रही है? मेरा सवाल ये है। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था सर, बहुत बहुत धन्यवाद।